हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है, इस पर हमने दो तीन लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाके वो चेकआउट आप कर सकते हैं। उसी पर आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। आपको बता दूं कि अगर आप डेली वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो नया लेक्चर लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो बिना देर के करते हैं हम आज का ये सेशन स्टार्ट। तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट जो हमारे सामने है, द नेचुरल रेसिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जो नेचुरल रेसिडेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या कहते हैं? बायोमी, निश, हैबिट या हैबिटेट। गाइज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, उसको हैबिटेट कहा जाता है। सो व्हाट इज हैबिटेट? जैसे कि आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा हैबिटेट क्या होता है। तो हैबिटेट होता है, अगर इकोलॉजी में ये टर्म अगर हम लेंगे तो इसका मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। किसी भी इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है, कोई कम्युनिटी है, कोई स्पीशीज़ है, उनका रिप्रोड्यूस होना एंड सर्वाइव करना किसी भी गिवन एरिया में, दैट इज कॉल्ड दियर हैबिटेट। ठीक है, जैसे कि लॉयन की एग्जांपल हम लेंगे, तो लॉयन जो कहाँ पे रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है, उसका हैबिटेट होना, उसका वहाँ पे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें वो सर्वाइव करेगा एक गिवन एरिया में, और अपने रिसोर्सेज को, अपने रिप्रोड्यूस को बढ़ाएगा, अपने कम्युनिटी को बढ़ाएगा, अपने क्या कहते हैं उसे, पॉपुलेशन को बढ़ाएगा उस फिक्स्ड एरिया में। दैट इज कॉल्ड दियर हैबिटेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दियर, तो इसको कहेंगे ये लॉयन का हैबिटेट है। तो किसी भी एवरी ऑर्गेनिज्म, किसी भी गिवन ऑर्गेनिज्म का नेचुरल रेसिडेंस जो होता है, जहाँ पे वो सर्वाइव करता है, खाना खाता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, अपने कल्चर में रहता है, तो वो उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? सो एमसीक्यू नंबर सेकंड है हमारे सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वो फीचर है जो अलाउ करता है एक गिवन ऑर्गेनिज्म का वो सर्वाइव करेगा, टू सर्वाइव इन अ कंडीशन ऑफ दियर हैबिटेट। उसको क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं, एडेप्शन कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, या एडेप्टिव वेरिएशन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर बी, एडॉप्शन। तो एडॉप्शन होता क्या है गाइस? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। पेंसिल कहाँ चला गया? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, एडेप्शन। ठीक है, सो अब एडेप्शन क्या होता है गाइस? देखो, किसी भी गिवन ऑर्गेनिज्म में, किसी भी स्पीशीज़ में एनवायरनमेंट नेचुरल के थ्रू एक चेंज आता है, थ्रू जनरेशंस। तो उस चेंज को अडॉप्ट करना, उस चेंज के तहत अपने आप को जो है वो डालना, उस एडॉप्शन में डालना, उस सर्वाइव में डालना, उस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करना, अडॉप्ट करना, दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन देयर एडेप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। जैसे कि कोई नेचुरल कोई क्लैमिटी आ गई, कोई तूफान आ गया, या बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो उस कंडीशन में फिर जब चेंज होगा एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी वहाँ पे स्पीशीज़ रहते होंगे, जहाँ पे तबाही मची होगी, तो वहाँ पे एक न्यू स्पीशीज़ आएगी, तो उस स्पीशीज़ का वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना, उसको कहते हैं एडॉप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर थर्ड, शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस इज नेम्ड आफ्टर। तो ये जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है ये किसके नाम से पड़ा? जेम्स शेल्फोर्ड, जैकब शेल्फोर्ड, अर्नेस्ट शेल्फोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट शेल्फोर्ड नहीं, शेल्फोर्ड के नाम से ही ये जो है लॉ ऑफ टॉलरेंस, जिसको शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस ये नाम पड़ा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। Shelford's law of tolerance suggests that organisms with a wide tolerance limit for environmental factors shows,
यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन या नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन। सो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन। ठीक है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सो इसमें क्या होता है गाइस, अकॉर्डिंग टू द लॉ स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ का लॉ है जिसको शेल्फोर्ड लॉ भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी विद स्टैंड हाई स्ट्रेस होगा किसी भी यूजुअली जिसमें ग्रेटर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होगी एंड लार्ज पॉपुलेशन में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्पीशीज़ का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। ए वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड, जो वाइड वैरायटी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं या डाइवर्सिटी कहते हैं, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन ए फिक्स्ड एरिया या इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ये एक वाइड वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की, इसको हम लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। जितने भी इकोसिस्टम्स में स्पीशीज रहते हैं उनकी वाइड वैरायटी, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, MCQ नंबर 6, एनिमल अडॉप्ट्स ए सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक रेट, इट इज कॉल्ड। यहाँ पे हमें बताना है कि जो एनिमल्स है, जानवर है वो अडॉप्ट करते हैं एक सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप, उसको रिड्यूस करने के लिए जो मेटाबॉलिक रेट है उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, हिबरनेटिंग कहते हैं या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, उनको कहते हैं गाइस हिबरनेटिंग। ठीक है, एक ही सिमिलर स्टेट में अगर कोई भी एनिमल अडॉप्ट करेगा स्लीप लाइक स्लीप या खाना पीना या रिप्रोडक्शन, उस चीज़ को कहते हैं हाइबरनेटिंग। ठीक है, हाइबरनेटिंग क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है एक एनिमल्स की जो स्टोर करते हैं एनर्जी इन ऑर्डर टू विदस्टैंड हार्श वेदर या स्टोरेज ऑफ फूड। उस हार्श वेदर में या स्टोरेज ऑफ फूड करने में या फूड स्टोर करने में जो भी एनर्जी स्टोर करते हैं एक सिमिलर जो है स्टेट ऑफ एनिमल्स जो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं उनको कहते हैं हाइबरनेटिंग। से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 7, हाइनाज एंड वल्चर्स आर, जो हाइनाज और वर्चर्स है क्या वो ओमनिवर्स है, स्कैवेंजर्स है, कार्निवर्स है या हर्बिवर्स है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो हाइनाज और जो वल्चर्स है ना गाइज, ये स्कैवेंजर्स है। ठीक है, स्कैवेंजर्स किनको कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं उनको जो एनिमल जो फीड करते हैं डेड एंड रोटिंग ऑर्गेनिजम्स को। जो हाइनाज होते हैं गाइस या वल्चर्स होते हैं, जो भी डेड एनिमल्स होते हैं या उनका डेड मटेरियल होता है वो वही खाते हैं। तो जो डेड मटेरियल डेड जो है ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओमनिवर्स किनको कहते हैं, जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं या कार्निवर्स। ओमनिवर्स में जो है इंसान आता है, ह्यूमन बीइंग आता है, क्योंकि ओमनिवर्स में क्या होता है वो सब्जी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। कार्निवर्स में क्या होता है, कार्निवर्स में वही आते हैं लायन, टाइगर, चीता वगैरह, वो सिर्फ मीट ही खाते हैं। हर्बिवर्स में आते हैं जो किनको खाते हैं, प्लांट्स और ग्रीन एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स और ग्रीन लीव्स को, ग्रीन घास को खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, स्कैवेंजर्स फॉर हाइनाज एंड वल्चर्स। ठीक है, a mutual relationship between two organisms where both of them are benefiting from watching the other is called। तो उसको क्या, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जहाँ पे बोथ ऑफ देम जो है वो बेनिफिट करते होंगे फ्रॉम वाचिंग द अदर, किसी दूसरे को देखने के लिए वो जो है बेनिफिट लेते होंगे, उस चीज़ को क्या उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, सिम्बोलिसिस, पैरासिटिज्म या फूड चेन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उनको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप। नाम से ही आपको जो यहाँ पे राइट ऑप्शन पता चला होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ हेलोफाइट एमंग द फॉलोइंग, जो हेलोफाइट है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है। तो ऑप्शन है गाइज, सो सिस्टम विद लॉन्ग
नोड्स इज़ नॉट अ फीचर ऑफ हैलोफाइट। ठीक है, बाकी ये तीनों इसके फीचर्स हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका फीचर नहीं है क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज। तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज में कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? रिप्रोड्यूस क्विकली, द लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजीनीज, रिप्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनीज, या पैटर्नल केयर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पैटर्नल केयर इज नॉट ए फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज। ठीक है, बाकी ये तीनों आर स्पीशीज सिलेक्टेड स्पीशीज के क्या है फीचर्स है। सिर्फ पेरेंटल केयर यानी कि जो पेरेंट केयर करते हैं अपने जानवरों का, वो इस फीचर में नहीं आते। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। यहाँ से इकोसिस्टम्स के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। सो द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। टर्म इकोसिस्टम किसने प्रपोज की? प्रपोज्ड एंड डिफाइंड बाय किसने की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, A.G. टेंसली। ठीक है, A.G. टेंसली ये टर्म जो है वो डिफाइन की, प्रपोज्ड की। ठीक है, चलिए। What percentage of oxygen and carbon dioxide exists in ecosystem? तो कितना परसेंट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है एक इकोसिस्टम में? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा 0.04, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 0.95% एंड 0.04%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, यानी कि जो ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस होगी वो होगी 20.95% एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिस्टेंस होगी इकोसिस्टम में वो होगी 0.04%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट हैज बीन सस्टेनेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड? तो यहाँ पे हमें बताएं इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, यानी कि जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, जो कि दैट हैज़ बीन सस्टेनेड फॉर अ लॉन्ग, जिसको सस्टेन किया गया था लॉन्ग पीरियड में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फोल्सोम बॉटल। ठीक है, फोल्सोम बॉटल इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको सस्टेन किया गया था लॉन्ग पीरियड में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Okay guys, dash is a group of species exploits the biotic and abiotic resources in the same way। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्पीशीज हमें बताने जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों। ठीक है, कम्युनिटी, इकैट्स, बायोम्स या गिल्ड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, गिल्ड। ठीक है, अब ये गिल्ड क्या होता है गाइज? गिल्ड इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि शेयर करते हैं रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइट करते हैं डाइवर्स रिसोर्सेज एक ही सिमिलर वेज में। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, व्हाट इज आर द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? तो यहाँ पे हमें बताना है इसमें कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। सॉइल, प्रोटीन, कार्बन या ऑल ऑफ द अबव। बायोटिक कौन से है गाइस और एबायोटिक कौन से है, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। सो बायोमी नहीं, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों सॉइल, प्रोटीन एंड कार्बन, दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्योंकि बायोटिक जो है उसमें बायोमी जो है, बायोमी वगैरह एबायोटिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम का, जिसमें इंक्लूड होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इकोसिस्टम की, क्योंकि ये तीनों नॉन लिविंग थिंग्स है इसीलिए। और बायोटिक में कौन से आएंगे? बायोटिक में जो भी लिविंग थिंग्स है, फॉरेस्ट्स है या आपके जो एनिमल्स है, जानवर है, ये सारे क्या है लिविंग, वो एबायोटिक में आएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के है जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे एक ही इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल गैसेस है, वाटर वेपर है, रॉक्स है, सॉइल है, दीज आर ऑल द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जो इकोसिस्टम का एक सेट है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, बायोमी कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, उसको कहते हैं गाइस बायोमी। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ इकोसिस्टम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बायोमी क्या होता है गाइस? ये कलेक्शन होता है यूज्ड टू डिफाइन एन इकोसिस्टम और ए प्लानिटरी लेवल। Biomes consists of large climatic zone having vegetation and associated fauna। ठीक है, और इसमें बायोमी एक सेट होता है इकोसिस्टम का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।
एसिड रेन इज ए रिजल्ट ऑफ, अगर एसिड रेन होगा तो उससे क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम एंड नाइट्रोजन, या एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 एंड NO2। ठीक है, अगर एसिड रेन होगा तो इसमें एक्सेस होगा, ये इसकी एक्सेस ज़्यादा होगी। ठीक है, SO2 एंड NO2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, तो ग्रीन हाउस होता है एटमॉस्फेयर में इफेक्ट उसका रहता है, इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, वो किस से होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर एडॉप्शन एंड रिमेन्स री इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है, जब एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन होगी इंफ्रारेड रेडिएशंस में एटमॉस्फेयर में, उससे प्रोड्यूस होगा क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। द रिजल्ट ऑफ एसिड डिस्पोजिशन, जो एसिड डिस्पोजिशन यानी कि ये एसिड रेन ही का जो है यहाँ पे मीनिंग है, उससे क्या होगा, डाइंग फॉरेस्ट्स एंड लेक्स, अगर एसिड रेन होगा उससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट्स और लेक्स होंगे वो ख़त्म होंगे, एसिड इंडाइजेशन होगी ह्यूमन्स में, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, या ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर डाइंग फॉरेस्ट एंड लेक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर एसिड डिजॉर्प्शन होगी, अगर एसिड रेन होगा तो उससे फॉरेस्ट्स एंड जो लेक्स होंगे वो डिस्पोज्ड होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, वो जो है ख़त्म हो सकते हैं, फॉरेस्ट्स एंड लेक्स भी ख़त्म हो सकते हैं अगर एसिड डिस्पोजिशन होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट वन। ओके, द रीज़न फॉर सॉइल पोल्यूशन इज, रीज़न जो सॉइल पोल्यूशन का है वो क्या है, ओजोन, एरोसोल, पैन, या ऑप्शन नंबर डी एसिड रेन। एसिड रेन इज द राइट ऑप्शन, ये रीज़न है सॉइल पोल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि जब एसिड रेन होगा तो जो ज़मीन होगी, लैंड होगी, वो पोल्यूट होगी, उसमें पोल्यूशन आएगा। रीज़न क्या है, रीज़न है एसिड रेन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। तो दोस्तों यहाँ तक आपके जो इम्पॉर्टेंट हमने MCQs लाए हैं यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसकी जो PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे, जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी YouTube चैनल पर। बाय।